friends, we are looking at homework section, question solutions of final accounts. Final account chapter में homework section का solution देख रहे हैं. Look at first question. क्या information दिया है? First question. From the following balance and information, prepare trading and P&L account for Mr. Rishabh. Prepare trading and P&L account of Mr. Rishabh for the year ended 31st March 99 and a balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आपको ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. इंफॉर्मेशन क्या दिया है? फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक दिया है 27,300. फिर फायर अकर्ड ऑन 23rd मार्च एंड 10,000 वर्थ ऑफ जनरल गुड्स वर डिस्ट्रॉयड. इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम 6,000 मिला है तो 4,000 लॉस हो गया. क्लेम 10th अप्रैल को पे किया है. 10th अप्रैल का हमको नहीं देखना है, 31st मार्च तक क्लेम मिलना बाकी था. थर्ड एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग बैड डेट्स. फर्दर बैड डेट्स आर ऑफ 400. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेंटेन करना है ऑन डेटर्स एज वेल एज ऑन क्रेडिटर्स. रिसीव 6,000 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन 27th March, but invoice of purchase was not recorded in purchase book. Unrecorded purchase है. Rishabh took away goods worth ₹2,000 for personal use, but no record was made in books. Depreciation charge करना है on assets. Insurance prepaid 200 दिया है. तो start करेंगे. As usual, we'll start with adjustments first. Closing stock 27,300 है. Only think of journal entry. Try and form journal entry for adjustments. और वो journal entry में जो ledger account है उसका posting करना है. क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा? सर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. $27,300 एंड इट्स ऑल्सो आवर एसेट, तो बैलेंस शीट एसेट साइड शो कर देंगे. क्लोजिंग स्टॉक 27,300. Second adjustment. Fire occurred on 23rd March. 10,000 worth of stock is destroyed. 6,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, एडमिट किया है उन्होंने. जर्नल एंट्री सोचो. जर्नल एंट्री लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस हुआ 4,000 का. इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 6,000 टू परचेजेस. परचेज्ड गुड्स चला गया हमारे पास से, वो सेल नहीं हुआ, तो लॉस बाय फायर डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज. 3 लेजर अकाउंट्स आर देयर जिसका पोस्टिंग करना है. लॉस बाय फायर डेबिट 4,000. लॉस बाय फायर विल बी पोस्टेड वेयर? सर विल बी पोस्टेड टू P&L अकाउंट. लॉस बाय फायर. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीवेबल है, एसेट साइड शो करेंगे. इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स आर डेटर. टू परचेजेस, परचेज में से लेस करेंगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए, ट्रायल बैलेंस में देखिए, परचेजेस आपको दिए हैं 80,000. परचेजेस टोटल आर ऑफ 80,000. तो फ्रॉम परचेज ऑफ 80,000 हम लोग लेस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड. गुड्स डिस्ट्रॉयड वर्थ ₹10,000. Third adjustment. Bad debts amounting to ₹400 are to be written off. 400 जितना बैड डेट राइट ऑफ करना है. बैड डेट राइट ऑफ करना है तो बैड डेट के लिए एंट्री क्या देते हैं? सर बैड डेट टू डेटर्स. डेटर्स में से माइनस करते हैं. तो ट्रायल बैलेंस में देखते हैं डेटर्स आपको कितना दिया है. डेटर्स दिया है 18,400. डेटर्स 18,400 दिया है. माइनस कर देंगे बैड डेट्स
बैड डेट टू डेटर्स, तो बैड डेट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स. रिमेनिंग बैलेंस इन डेटर्स कितना है? 18,000 है सर. रिमेनिंग बैलेंस इन डेटर्स 18,000 है. एंड ऑन दैट रिमेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% मेंटेन करना है. माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर्स 900. फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट प्रॉपरली समझने के लिए हम उसका एक लेजर अकाउंट बना देते हैं. एज पार्ट ऑफ आर वर्किंग हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. नाउ अंडरस्टैंड, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है? यस सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है. क्रेडिट साइड देखो दिया है 1000. वॉज दैट प्रोविजन मेड इन दिस ईयर? इस साल तो ट्रेडिंग पीएनएल बनाया ही नहीं था, इस साल का प्रॉफिट तो कैलकुलेट ही नहीं किया था. तो क्या इस साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग रख सकते हैं? नहीं. तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, ये प्रोविजन तो लास्ट ईयर क्रिएट किया होगा ना हमने. दिस वुड हैव बीन क्रिएटेड इन लास्ट ईयर. मतलब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस विच इज ब्रॉट फ्रॉम बुक्स ऑफ लास्ट ईयर. पिछले साल की बुक्स में से 1000 रुपीज जितना बैलेंस हम लेके आए. करेक्ट. अच्छा, लास्ट ईयर बैड डेट के लॉस के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा था. तो अब इस साल अगर बैड डेट होता है, बैड डेट का लॉस होता है, शुड दैट लॉस बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू पीएनएल? हमने फॉर प्रोविजन थोड़ा पैसा अलग रखा था, तो बैड डेट का लॉस अपने पास से पे करेंगे कि उस प्रोविजन में से पे करेंगे? विल पे दैट आउट ऑफ दैट प्रोविजन ओनली. तो ये बैड डेट का लॉस ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू दिस प्रोविजन अकाउंट. ट्रायल बैलेंस में देखिए बैड डेट ऑलरेडी गिवन है. ट्रायल बैलेंस में बैड डेट 400 दिया है, प्लस अभी 400 का एडिशनल बैड डेट हुआ. 400 प्लस 400, बैड डेट अकाउंट में अभी बैलेंस कितना होगा? 800. सी, बैड डेट अकाउंट में ऑलरेडी 400 का बैलेंस था. अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास किया ना हमने, बैड डेट टू डेटर्स. अगर अभी एंट्री पास किया बैड डेट टू डेटर्स 400, मतलब 400 रुपया और डेबिट हुआ टू बैड डेट. तो बैड डेट अकाउंट में टोटल बैलेंस कितना हो गया? 800. तो वो बैलेंस हम लोग क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू दिस प्रोविजन. एंट्री पास होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 800. फॉर नेक्स्ट ईयर हमको कितना बैलेंस मेंटेन करना है? ये जो 5% डेटर्स का है, ये इस साल क्रिएट नहीं करना है, ये बैलेंस अगले साल के लिए मेंटेन करना है. तो फॉर नेक्स्ट ईयर बैलेंस मेंटेन कितना करना है? फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में 900 जितना बैलेंस मेंटेन करना है. जितना कम पड़ेगा उतना इस साल के प्रॉफिट में से लाएंगे ना हम लोग. कितना कम पड़ रहा है सर? 700 कम पड़ रहा है. तो इस साल के प्रॉफिट में से प्रोविजन अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 700 सर. हाउ मच विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस ईयर्स प्रॉफिट टू प्रोविजन? 700. एंट्री पास होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 700. तो बैड डेट पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया हमने. सी, जितना पैसा प्रोविजन में ट्रांसफर करना है वो हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया. बैड डेट तो प्रोविजन में ही ट्रांसफर होगा. तो सर बैड डेट कब पीएनएल में ट्रांसफर होगा? जब लास्ट ईयर, पिछले साल हमने ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन नहीं किया हो. अगर पिछले साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन नहीं किया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं दिया है, तो बैड डेट प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा. तो बैड डेट क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू पीएनएल. करेक्ट. सेम उसी तरह वी आर ऑल्सो सपोज टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेटर्स.
Debtors after deducting provision for doubtful debt are of 17,100. 17,100 में से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% हमको मेंटेन करना है. 17,100 का 2%, 342 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेंटेन करना है. 16,758 डेटर्स का बैलेंस शीट में शो किया जाएगा. तो लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए भी हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट. ट्रायल बैलेंस में देखिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में ऑलरेडी बैलेंस दिया है. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 380 का बैलेंस दिया है. ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब इज इट क्रिएटेड दिस ईयर? इस साल क्रिएट किया है क्या? नहीं सर. ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ये वो प्रोविजन है जो लास्ट ईयर हमने क्रिएट किया था. मतलब ये ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर की बुक्स में से आया होगा. ओपनिंग बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 380 दिया है. अब चेक कीजिए ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दिया है क्या? इन योर ट्रायल बैलेंस is there any balance of discount allowed? There is no discount given in trial balance. ट्रायल बैलेंस में कोई डिस्काउंट नहीं दिया है. फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? सर फॉर नेक्स्ट ईयर वी नीड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 342. क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 342. अच्छा, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 380. तो वी नीड टू रिड्यूस आवर प्रोविजन बाय 38. ये जो सरप्लस प्रोविजन में पड़ा था ये क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री पास हो जाएगा. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. Correct? And same way, we are also supposed to create provision of 2% on creditors for discount. Creditors देखिए friends, creditors आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं. Creditors are of 12,000. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस दिया है 12,000. On these creditors, we are supposed to create a provision for discount at 2%, that is 240. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रिएट करना है. मतलब यहां तो हम सर अपने प्रोविजन बना रहे फॉर एन इनकम के लिए प्रोविजन बना रहे. सर ये तो पूरा का पूरा वायलेशन है ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस. हम फ्यूचर प्रोबेबल एक्सपेंस के लिए पैसा अलग रखते हैं, फ्यूचर प्रोबेबल इनकम के लिए थोड़ी. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रिएट करना मतलब इट इज इन वायलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन एक सोल ट्रेडर किसी को दिखाने के लिए अपने अकाउंट्स नहीं बनाता है. सोल ट्रेडर का अकाउंट्स का कोई माई बाप नहीं है. नोबडी इज गवर्निंग हाउ सोल ट्रेडर शुड प्रिपेयर हिज अकाउंट्स. तो एक सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट कर सकती है बिकॉज इट इज टू बी शोन ओनली टू ओनर्स ऑफ द फर्म. कंपनी के अकाउंट्स गवर्न होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट. कंपनी को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सारे फॉलो करके अपनी बुक्स बनानी है. तो एक कंपनी कभी भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट नहीं कर सकती. यहां हमको बोला है तो हम लोग क्रिएट करेंगे. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट to P&L 240. Simply 2% of creditors. Fourth, we have received goods of 6,000. We have received goods worth rupees 6,000.
but invoice of purchase was not recorded in purchase book, so it's simply an entry of unrecorded purchase. Unrecorded purchase क्या एंट्री देंगे? Purchase to creditors sir, purchase to creditors मतलब purchase बढ़ जाएगा. Our purchase will increase by 6,000. Not only purchase, creditors भी बढ़ जाएंगे. Our creditors also will increase by 6,000. Unrecorded purchase will also increase your creditors. तो creditors कितने हो गए? 18,000. 18,000 के creditors पे आपको provision for discount create करना है. 2% will be 360. तो 17,640. Provision for discount on creditors created will be 360 then. Then owner is also taking away some goods of 2,000 for personal use. Journal entry सोचो. If goods are taken for personal use, drawings हो गया. Entry बनेगा drawings account debit to purchases. Drawings debit. तो drawings capital में से minus करके show करेंगे. Whatever is balance of capital minus कर देंगे उसमें से drawings. Is withdrawing goods of 2,000 for personal use. Entry हो गया drawings account debit to purchase. To purchase will be deducted from purchase. Depreciation charge करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%. तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है 90,000. Value of land and building given is 90,000 minus depreciation at 2%. So it comes to 88,200. फिर प्लांट एंड मशीनरी 20% चार्ज करना है. प्लांट एंड मशीनरी आपको 20,000 दिया है. प्लांट एंड मशीनरी 20,000 दिया है. Depreciation on plant and machinery is to be calculated at 20%, 4,000. Furniture 5,000 दिया है and depreciation on furniture is 5%. फर्नीचर का वैल्यू 5,000 दिया है. Depreciation on furniture is at 5%. Depreciation हम ट्रांसफर कर देंगे टू P&L. $6050. Lastly, insurance prepaid 200. ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस एक्सपेंस 1000 दिया है. इंश्योरेंस एक्सपेंस P&L में शो करेंगे. प्रीपेड इंश्योरेंस क्या एंट्री पास करेंगे? पेड इन दिस ईयर बट डू नॉट बिलोंग टू दिस ईयर. खर्चा इस साल का नहीं है तो इस साल के एक्सपेंस को कम करेंगे. एंट्री पास होगा प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस मतलब इट विल रिड्यूस योर इंश्योरेंस एक्सपेंस इन दिस ईयर. इस साल का खर्चा कम हो जाएगा.
इस साल का एक्सपेंस 800 एंड प्रीपेड इज योर एसेट, एसेट साइड शो करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट्स सारा रिकॉर्ड कर दिया है हमने। तो अब रिमेनिंग इफेक्ट्स इन ट्रायल बैलेंस, कैपिटल 1 लाख, ड्रॉइंग्स 12,000 दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, सेल्स 4 लाख, सॉरी सेल्स 1,40,000, return outward, return outward is nothing but purchase return 4,000, purchase return 4,000, so net purchases will be 86, 76, 74, 70,000. Debtors we have recorded, loan from Gajanand, loan from Gajanand 30,000, Gajanand's loan is 30,000, rate दिया है मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 6% दिया है and date is 1798. So on this loan of 30,000 we are supposed to pay interest at 6% for 9 months, 17 से 31 मार्च। तो 30,000 के लोन पे 6% फॉर 9 मंथ्स 1350 इंटरेस्ट देना है। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कहीं पे दिया नहीं है, मतलब ये इंटरेस्ट अभी तक पे हुआ नहीं है, हमको पे करना है। 1350 इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस है, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2, पैसा गया क्या? नहीं, पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, फिनेंशियल एक्सपेंस है, पीएनएल में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 1350, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड शो करेंगे। यू मे शो इट सेपरेटली और यू मे एड इट टू अमाउंट ऑफ लोन, अलग से शो करो या लोन अमाउंट में ऐड कर दो। नेक्स्ट, परचेज हो गया, रिटर्न इनवर्ड दैट इज सेल्स रिटर्न 5,000, कैरेज दिया है फ्रेंड्स, कैरेज 10,000, खाली कैरेज ऑलवेज मीन्स कैरेज इनवर्ड। सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 500, इंश्योरेंस, प्रोविजन, बैड डेट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, एक अलग टेक्सटाइल डिपार्टमेंट था, उसका प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करके शो किया है। प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट इज 10,000। स्टॉक ऑन 1498 दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 21,300, सैलरीज एंड वेजेस 18,500, पहले सैलरीज लिखा है तो उसके बाद जो वेजेस दिया है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस मान लिया जाएगा।
पहले वेजेस लिखा होता, वेजेस एंड सैलरी, तो वो हम ट्रेडिंग में शो करते, अज्यूमिंग प्रोडक्शन के लिए सैलरी दिया है। ट्रेड एक्सपेंसेस, फॉर डूइंग ट्रेड हमने एक्सपेंस किया है, फॉर डूइंग बिजनेस हमने एक्सपेंस किया है, फॉर सेलिंग गुड्स, ट्रेड करना मतलब गुड्स बेचना, गुड्स बेचने के लिए खर्चे किए हैं। स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल, दैट इज स्टॉक ऑन लास्ट डेट, तो क्लोजिंग स्टॉक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का दिया है हमको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, so we'll now find out the total. $162,300. ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिलता है 61,000। $38098 is your net profit. $173,088. Pause and copy.
So friends, question 2 of homework section. You are given trial balance of K on 31st March. ट्रायल बैलेंस के बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,25,000, मशीनरी वर्थ 45,000 purchased on 1st October but was shown as purchases. Also freight paid on machinery 5,000 was included in freight on purchases. तो मशीनरी में से फ्रेट में से माइनस करना है, सॉरी परचेज एंड फ्रेट में से माइनस करना है, मशीनरी में ऐड करना है. Commission is payable at 2.5% on sales. Investments were sold at 10% profit, but the entire sale proceeds have been taken as sales. Bad debt and provision for doubtful debt दिया है. Depreciation charge करना है on building machinery and furniture. Start करेंगे with the adjustments given. Closing stock. जर्नल एंट्री क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए? सर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 2,25,000. क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड शो करेंगे. फिर आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक मशीनरी. अच्छा, मशीनरी वर्थ 45,000 was purchased but was shown as purchases. 45,000 का मशीनरी परचेज किया है, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू कैश. If you are purchasing machinery, it should be debited to machinery account. But we have recorded this in our books of account as if we are purchasing goods. हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है जैसे हम गुड्स खरीद रहे हैं. तो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया है परचेज टू कैश. करेक्ट एंट्री शुड बी मशीनरी टू कैश. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? सोचो रेक्टिफिकेशन एंट्री. यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज. मशीनरी डेबिट मतलब मशीनरी में ऐड कर देंगे, टू परचेज परचेज में से माइनस कर देंगे. परचेज आपको 15,95,000 दिया है. परचेज इज 15,95,000. माइनस कर देंगे इसमें से परचेज ऑफ मशीनरी 45,000. And we will include this in balance of machinery. Machinery आपको 5 लाख दिया है. ऐड कर देंगे परचेज ऑफ मशीनरी 45,000. They're also saying freight paid on machinery 5,000 is included in freight on purchases. मशीनरी परचेज करने के लिए परचेज करते समय फ्रेट पे किया है, तो वो अगेन मशीन की वैल्यू में ही ऐड होना चाहिए. शुड हैव बीन एडेड टू वैल्यू ऑफ मशीन. सो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन मशीनरी टू कैश. करेक्ट एंट्री शुड बी मशीनरी टू कैश. रॉन्ग एंट्री वी हैव पास्ड इज फ्रेट टू कैश. So rectifying entry will be machinery to purchase, will be added to machinery and will be deducted from freight. तो freight on purchases, freight on purchases 25,000 दिया है. freight on purchase ट्रेडिंग में ही शो करेंगे. माइनस कर देंगे फ्रेट फॉर मशीनरी. And will be added to balance of machinery.
Third, commission is payable at 2.5% on sales. So we'll calculate commission but on amount of net sales. जब भी net sales हमको मिलेगा तो ये हम बाद में करते हैं. इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट्स आपको दिया हुआ है 1 लाख. ट्रायल बैलेंस में देखिए इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख दिया है. वी आर सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इफ वी आर सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स एट प्रॉफिट, सोचिए करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख का है सर, 10% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 10% वैल्यू बढ़ा के बेचा है. तो इन्वेस्टमेंट हमने 1,10,000 में बेचा है. अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1,10,000 में बेचा है तो फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री शुड बी कैश और बैंक डेबिट 1,10,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 10,000. कैश और बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू प्रॉफिट ऑन सेल. बट वी हैव wrongly taken it as sales. जो भी बेच के पैसा मिला है एंटायर प्रोसीड्स वो पूरे को सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है. सो रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दिया है सर? कैश टू सेल्स 1,10,000. करेक्ट एंट्री शुड बी कैश टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट. रॉन्ग एंट्री वी हैव पास्ड इज कैश टू सेल्स. तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री. Rectification entry will be sales account debit to close or cancel sales to investments and to profit on sale of investments. Sales account debit, so 1,10,000 will be deducted from balance of sales. Sales आपको कितना दिया है? Sales is 23,10,000. From that, 1,10,000 will be deducted as sale of investment. To investment 1 lakh. To investment 1 lakh मतलब investment account is getting closed. ट्रायल बैलेंस में 1 लाख दिया है, हमने 1 लाख पूरा क्रेडिट कर दिया. तो अब हम बैलेंस शीट में कहीं इन्वेस्टमेंट शो नहीं करेंगे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट will be credited to our P&L account. Profit on sale of investments. Profit on sale of investments 10,000. That will be credited to P&L account. Next. Write off bad debts of 10,000. Create a provision for doubtful debt at 5% on debtors. Debtors 2,50,000 दिए हैं. Debtors 2,50,000 दिए हैं. If we have to write off bad debts of 10,000, for bad debts, entry क्या देंगे? Journal entry for bad debt. Sir, bad debt account debit to debtors. Bad debt debit to debtors. तो debtors में से माइनस कर देंगे. Bad debt account debit to debtors 10,000. Bad debt 10,000. तो balance in debtors. Balance in debtors 2,40,000. On this provision for doubtful debt हमको मेंटेन करना है. Provision for doubtful debt हमको मेंटेन करना है at 5% of debtors. 5% of 2,40,000. 12,000 प्रोविजन मेंटेन करना है. करेक्ट. तो प्रोविजन के लिए हम लोग हमेशा एडवाइजेबल एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट प्रिपेयर कर दें.
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में देखिए दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में 8000 दिया है, मतलब प्रोविजन विच वाज क्रिएटेड लास्ट ईयर वाज ऑफ 8000, जो लास्ट ईयर की बुक्स में से लाए थे दैट इज 8000, ओपनिंग बैलेंस इन आवर प्रोविजन इज 8000। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स भी दिए हैं, बैड डेट्स 15000 दिए हैं एंड हमने 10,000 के बैड डेट्स और डेबिट किए हैं, तो टोटल बैड डेट्स नाउ कम्स टू ₹25,000। बैड डेट क्लोज करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। फॉर नेक्स्ट ईयर कितना बैलेंस मेंटेन करना है, फॉर नेक्स्ट ईयर हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 12,000 जितना बैलेंस मेंटेन करना है, जो कम पड़ेगा वो प्रॉफिट में से लाया जाएगा। 25 प्लस 12 27 माइनस 8 19,000 will be transferred from this year's profit। इस साल के प्रॉफिट में से प्रोविजन में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 19,000। एंट्री पास होगा P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 2.5%, बिल्डिंग हमको दिया है 3 लाख, depreciation at 2.5% will be 7,500। फर्नीचर दिया है 40,000। ऑन फर्नीचर depreciation is to be provided at 10%, 4,000। बिल्डिंग पे भी 10, मशीनरी पे भी 10%, मशीनरी 5 लाख है, ऑन दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी पूरे साल का डेप्रीसिएशन आएगा 50,000, बट ऑन दिस परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो परचेज किया है दैट इज ऑन 1 अक्टूबर, तो ऑन दिस न्यू परचेज डेप्रीसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। 5 लाख पे पूरे साल का 10%, 50,000, ऑन दिस न्यू परचेज 6 months का depreciation 2,500, so total depreciation on machinery comes to 52,500। $497,500। डेप्रीसिएशन ट्रांसफर कर देंगे टू P&L। And then after depreciation, commission on sales, commission on sales, सेल्स हमको देखिए दिया है 23,10,000, सेल्स इज 23,10,000 माइनस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, net sales, since there are no sales returns, net sales 22 लाख है, net sales 22 लाख है, 22 लाख की net sales पे 2.5%, 22 लाख पे 2.5% comes to 55,000, तो commission which is payable on sales is 55,000।
ट्रायल बैलेंस में देखिए दिया हुआ भी है, कमीशन ऑन सेल्स 45,000 दिया है। सो हम बोलेंगे 55,000 टोटल कमीशन पेएबल था ऑन सेल्स, उसमें से 45,000 पेड है क्योंकि उसका एंट्री हो चुका है। सो रिमेनिंग 10,000 इज पेएबल। कमीशन 45,000 पेड, वो सेलिंग एक्सपेंस है, पीएनएल में शो करेंगे। कमीशन ऑन सेल्स प्लस कमीशन पेएबल 10,000, and this commission payable, this outstanding commission will appear in our balance sheet. So we have past entries for all the adjustments. Now trial balance. Capital 1 lakh दिया है, capital 8 lakh, drawing 60,000. Opening stock 75,000. Wages 66,000. Bracket में दिया है, this wages is paid only for 11 months. So 66,000 is for 11 months. For 1 month, it will be 6,000. 66,000 divided by 11. Monthly wages is 6,000, which is outstanding. And outstanding wages हम show करेंगे in our liabilities. Wages to outstanding wages will be the entry. Salaries 1,40,000. Postage, telegram, telephones. Printing and stationery 18,000. Miscellaneous expense 30,000. Creditors 3 lakh. Investments we have recorded, discount received 15,000. Interest on investments दिया है 12,000. Insurance 24,000 दिया है, that is for the year up to 31/7/2000. Insurance 24,000.
Now this 24,000 is for 1 year. It is for the year, but that year which is ending 31/7, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31st मार्च, और ये इंश्योरेंस का पेमेंट हमने दे दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31/7। तो 31st मार्च से 31/7 4 मंथ्स हमारे हमारे ईयर को बिलोंग नहीं करते, वो 4 मंथ्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आते हैं। तो वो 4 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीपेड है। इफ फॉर 12 मंथ्स इट इज 24,000, दिस इज फॉर 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के लिए 24,000 है, 4 मंथ्स के लिए कितना होगा? इट विल बी 8,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000। And prepaid insurance is our asset. Bank balance 1,50,000. Gross profit comes to 7,08,000. Net profit 3,91,000. Provision for doubtful debt is 29. So net profit comes to 3,81,000. Pause and copy.
Let's question 3 then. In your homework section of final account, question 3. You are given a trial balance of Mr. A on 31st March 2003. You are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2003 and balance sheet after making necessary adjustments. ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाद दिया है stock on 31st March 2003 was valued at 8 lakh. Closing stock is 8 lakh, but this closing stock is including stock of stationery 800. Bills receivable include a dishonored bill of 8,000. बिल डिसऑनर हो गया है तो डिसऑनर का एंट्री पास करना है. ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट फॉर स्टेशनरी 22,500. तो स्टेशनरी एक्सपेंस सेपरेटली शो करना है. ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक इन द बिगिनिंग इंक्लूड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. सो फ्रेंड्स, स्टेशनरी का आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, परचेज भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज देयर, परचेज ऑफ स्टेशनरी इज देयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज देयर. पीएनएल अकाउंट में हम क्या शो करते हैं? स्टेशनरी तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी कहां शो किया जाता है? पीएनएल में. क्या शो करते हैं? स्टॉक या परचेज शो नहीं करते हैं. पीएनएल अकाउंट में हम स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर शो करते हैं, स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग करंट ईयर शो करते हैं, कितना स्टेशनरी इस साल यूज हो गया वो शो करते हैं. दैट इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल गिव यू कंजम्पशन, और वो कंजम्पशन हम लोग अपने पीएनएल में शो करेंगे. Creditors at the end, furniture sold appearing in balance sheet on 31st March 2002 at 13,000. Creditors at the end include creditors for stationery 3,000 for credit purchases. Commission receivable on sale of consignment rupees 40,000. अब ध्यान दीजिए, ट्रायल बैलेंस में कंसाइनर का बैलेंस दिया है, कंसाइनर अकाउंट में बैलेंस दिया है, मतलब यहां पे वी आर एक्टिंग एज एजेंट, हम लोग कंसाइनी हैं, और इसीलिए हमारी बुक में कंसाइनर के अकाउंट का बैलेंस दिया है. तो हम लोग कंसाइनर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट उस कंसाइनर अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे. लाइक ट्रायल बैलेंस में देखिए कैश सेंट टू कंसाइनर भी दिया है. लास्ट में देखिए चार्जेस पेड अगेंस्ट कंसाइनमेंट भी दिए हैं. ऑल आर रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट बिजनेस. एडजस्टमेंट में कमीशन रिसीवेबल दिया है. तो हम ये सभी एंट्रीज रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एज वर्किंग अपनी बुक में कंसाइनर का अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे. हम कंसाइनी हैं और हम कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करें. आरडीडी दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स मेंटेन करना है. डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है 10% ऑन फर्नीचर. तो हम लोग एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख है, लेकिन गुड्स का स्टॉक कितना है? सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अलग कर देंगे. गुड्स का स्टॉक 799,200 है. क्लोजिंग स्टॉक 7,99,200. फॉर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक 5,50,000 दिया है, एंड इन दिस ओपनिंग स्टॉक
स्टेशनरी का स्टॉक 1800 इंक्लूडेड है, तो ओपनिंग स्टॉक हम शो करेंगे डिडक्टिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक 5,48,200 फॉर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। एंट्री पास करेंगे, that is opening stock of stationery plus purchase of stationery. Purchase of stationery is included in trade expenses 22,500 minus closing stock of stationery 800. तो कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी हमको मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट साइड शो करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस हमको दिए हैं 34,500। ट्रेड एक्सपेंसेस 34,500 माइनस करेंगे इसमें से स्टेशनरी परचेज्ड जो ट्रेड एक्सपेंस में इंक्लूड हो गया था, करेक्ट। स्टेशनरी का ट्रीटमेंट समझ में आया? परचेज स्टॉक जहां जहां इंक्लूडेड था वहां से निकाल दिया और कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी कैलकुलेट करके अपने पीएनएल में शो किया। फिर दिया है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। जब हम बिल ड्रॉ करते हैं, किसी पे बिल ड्रॉ करते हैं, एंट्री क्या पास करते हैं? बिल रिसीवेबल टू डेटर। इफ अ बिल ड्रॉन इज नाउ डिसऑनर्ड, एंट्री विल बी डेटर टू बिल रिसीवेबल। Dater to bills receivable, so will be included in balance of debtors and will be deducted from bills receivable. Bills receivable आपको दिया है 2,25,000। माइनस कर देंगे डिसऑनर्ड बिल, डिसऑनर्ड बिल ऑफ 8,000 एंड डेटर्स हमको दिए हैं, डेटर्स आर ऑफ 15 लाख। उसमें प्लस कर देंगे डिसऑनर्ड बिल ऑफ 8,000। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंस का इफेक्ट दे दिया है हमने, स्टॉक इन द बिगिनिंग का इफेक्ट दे दिया है। फर्नीचर सोल्ड, अच्छा ट्रायल बैलेंस में देखिए सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 दिया है। ट्रायल बैलेंस में सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 10,000 दिया है, तो हमने एंट्री क्या पास किया होगा? कैश टू सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेच के जो पैसा मिला है वो हमने सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। करेक्टली ये फर्नीचर का बुक वैल्यू, ये फर्नीचर का बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 13,000 था। फर्नीचर सोल्ड on 1/4/2002 was valued at 13,000। अगर आपने फर्नीचर अप टू द एंड ऑफ ईयर यूज किया है तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन अप टू ईयर एंड डिडक्ट होगा। 11,700
11,700 is the book value of furniture sold. Book value of furniture sold. You are selling this furniture for 10,000. तो on sale of furniture 1,700 is your loss. So correct entry क्या पास होना चाहिए फ्रेंड्स? करेक्ट एंट्री होना चाहिए कैश डेबिट 10,000, लॉस ऑन सेल डेबिट 1,700 टू फर्नीचर. कैश डेबिट, लॉस डेबिट टू फर्नीचर. रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दिया? कैश टू सेल ऑफ फर्नीचर. कैश टू सेल ऑफ फर्नीचर. तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, विल बी क्लोज्ड. ये जो सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये डेबिट करके क्लोज कर देंगे. मतलब ये सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट का कोई इफेक्ट नहीं देंगे. सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. तो वो जो लॉस हो रहा है आपको 1,300 का, 1,700 का, दैट लॉस विल अपीयर इन P&L. Loss on sale of furniture. And 11,700 will be deducted from value of furniture. ट्रायल बैलेंस में देखते हैं पहले फर्नीचर कितना दिया है. ट्रायल बैलेंस में देखिए 14,202, फर्नीचर है 60,000. फर्नीचर 60,000 है. माइनस कर देंगे पहले डेप्रीसिएशन 6,000, and this 6,000 includes depreciation on this sold furniture also. ये 13,000 60,000 का ही पार्ट है ना. 60,000 पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया, मतलब वो 13,000 का डेप्रीसिएशन भी इसमें आ गया ना. फिर माइनस कर देंगे सेल ऑफ फर्नीचर ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर 11,700. तो 42,300 is the unsold furniture, and this depreciation will be transferred to P&L. Next, creditors at the end include creditors for stationery 3,000. So creditors आपको दिया है 9,32,500, 9,32,500, and these creditors include creditors of stationery 3,000. तो liabilities में creditors 9,32,500 है, माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो 929,500 के आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, गुड्स के क्रेडिटर्स हो गए. एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लायबिलिटी में सेपरेटली शो करेंगे. स्टेशनरी के लिए पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस हम बोल सकते हैं 3,000. नेक्स्ट, commission receivable on sale of consignment 40,000. Commission receivable. Now this is commission receivable from whom? Commission receivable from consignor. This commission is receivable from consignor. तो एंट्री क्या पास होगा? फॉर मेकिंग दिस कमीशन, फॉर ब्रिंगिंग दिस कमीशन रिसीवेबल इन बुक्स. ये कमीशन रिसीवेबल अपनी बुक्स में लाने के लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सर कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे लेना है, उसको डेटर बनाएंगे. कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन 40,000. कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन. Commission being our income,
क्रेडिट कर देंगे टू पीएनएल। नेक्स्ट, स्टेशनरी ऑफ ₹2000 was consumed by Mr. A, मतलब it was personally consumed by A. तो स्टेशनरी ऑफ 2000 is being taken for personal consumption by A. जर्नल एंट्री क्या होगा? सर बिजनेस में से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है वो उसका ड्रॉइंग्स होता है, तो जर्नल एंट्री होगा ड्रॉइंग्स टू स्टेशनरी, ड्रॉइंग्स टू स्टेशनरी। ड्रॉइंग्स में इंक्लूड करेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड बाय मिस्टर ए 2000, एंड स्टेशनरी में से माइनस करना पड़ेगा। सी दिस इज आवर कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, तो कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी को रिड्यूस करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। टू रिड्यूस कंजम्पशन, या आप सीधा यहीं पे 2000 माइनस करके नेट इफेक्ट 21500 शो कर सकते हो, और यू कैन शो इट ऑन क्रेडिट साइड as consumption of stationery reduced by 2000. RDD 5% create करना है डेटर्स पे। Is there already an RDD balance given in trial balance? No sir, पिछले साल कोई RDD क्रिएट नहीं किया था, तो ये 5% इस साल क्रिएट करना है। डेटर्स का बैलेंस हमको दिया है, नाउ इट इज 15,08,000। minus reserve for doubtful debt, $75,400. $14,32,600. To create this reserve, entry क्या देते हैं सर? PNL to RDD, PNL to reserve for doubtful debt. Depreciation we have already recorded. तो अब ट्रायल बैलेंस में देखिए, परचेज दिया है 19,25,000, sales is 29,35,000, wages and salaries, wages and salaries, पहले wages लिखा है तो ये salaries for production होगा 1,25,000। सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो हम कहां शो करते हैं? पीएनएल। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड दिया है 2000, कैरेज इनवर्ड 40,000, bills receivable we have recorded, bills payable 1,85,000,
Insurance, that is insurance premium paid 35,000. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. कंसाइनर के अकाउंट का बैलेंस दिया है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया है 4 लाख. कैपिटल इट इज 8,95,000. कमीशन डेबिट साइड दिया है, तो दिस इज कमीशन पेड. कैश सेंट टू कंसाइनर डेबिट साइड दिया है. अच्छा, आप कैश सेंट टू कंसाइनर का जर्नल एंट्री बोलो पहले. थिंकिंग यू आर कंसाइनी, इफ यू आर कंसाइनी एजेंट हो, आप कंसाइनर को कैश दे रहे हो, एंट्री क्या पास करोगे? सर कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश. करेक्ट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट होना चाहिए. आपने कैश सेंड टू कंसाइनर अकाउंट डेबिट कर दिया है. समझो एक चीज, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया होता है? सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस दिए होते. व्हाट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस? बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स. तो कैश सेंड टू कंसाइनर अकाउंट क्रिएट किया होगा ना आपने बुक्स में. कैश सेंड टू कंसाइनर का एक लेजर बना दिया होगा ना आपने, उसमें डेबिट साइड बैलेंस दिख रहा है. मतलब एंट्री आपने पास किया होगा कैश सेंट टू कंसाइनर टू कैश. करेक्टली एंट्री होना चाहिए कंसाइनर टू कैश. तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश सेंट टू कंसाइनर. कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश सेंट टू कंसाइनर अकाउंट 8 लाख. इंटरेस्ट डेबिट साइड दिया है 35,000, एक्सपेंस है. Trade expense we have recorded, furniture we have recorded, consignment sales. If you are selling goods on consignment, जर्नल एंट्री बोलो क्या पास करते हो? कैश सेल किया तो कैश डेबिट टू. क्या ये आपका इनकम है? क्या ये एजेंट का इनकम है? नहीं. जो भी कंसाइनमेंट का सेल्स हुआ उसका सारा पैसा तो कंसाइनर को देना है ना हमें. मतलब करेक्ट एंट्री फॉर कंसाइनमेंट सेल्स क्या होना चाहिए? कैश टू कंसाइनर. कैश टू कंसाइनर. हमने एंट्री क्या पास कर दिया है? कैश टू कंसाइनमेंट सेल्स. हमने कंसाइनमेंट सेल्स नाम का अकाउंट बुक्स में ओपन कर दिया है. तो कोई बात नहीं, अब रेक्टिफाई करो. रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी कंसाइनमेंट सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर. वो कंसाइनमेंट सेल्स अकाउंट भी क्लोज करेंगे और उसे भी ट्रांसफर कर देंगे टू कंसाइनर. 6,40,000. Cash in hand and at bank 422,500. Rent and taxes 127,500. Charges paid against consignment. If you are paying charges against consignment, आपको करेक्टली एंट्री देना चाहिए कंसाइनर टू कैश. कंसाइनमेंट बिजनेस पे कोई भी खर्चा करोगे वो तो कंसाइनर से रिकवर करना है. तो करेक्ट एंट्री शुड बी कंसाइनर टू कैश. आपने इसे चार्जेस पेड अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो रेक्टिफाई करो. कंसाइनर अकाउंट डेबिट
Two charges paid against consignment. Consigner account debit, two charges paid against consignment. So balance in consigner's account 10 lakh 40, 1 lakh 20,000. Balance left in consigner's account is 1 lakh 20,000. That is the final balance at the year end payable to consigner. और ये बैलेंस जो पेएबल टू कंसाइनर है ये हम लायबिलिटीज में शो करेंगे. दैट विल अपीयर इन आवर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. So now close the accounts. Gross profit comes to 10 lakh 96,000. $783,900 is your net profit. Pause and copy.
Question 4. Mr. Neil had prepared following trial balance from ledger on 31st March 2004. You are given trial balance of one Mr. Neil. You are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2004 and balance sheet as on that date after making necessary adjustments. You are provided with following information. पहला है closing stock 1,45,000. Neil had withdrawn goods of 1,50,000 during the year. Purchase includes purchase of furniture. Purchase में से minus furniture में add. Debtors include 50,000 for bad debts. Sales include goods worth rupees 1,50,000 sent to NN company on approval. Sale और return basis पे दिया था. Remained unsold on 31st March. मतलब 31st March तक अप्रूवल नहीं मिला था, ये अपना सेल नहीं हुआ था. Cost of these goods is 1 lakh. Remember, सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स दिया है तो बैलेंस शीट डेट पे क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है? सर एक तो सेल्स कैंसिल करना है और ये गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड करना है. सेल्स की एंट्री कैंसिल करनी है और ये गुड्स क्योंकि अभी भी हमारी ओनरशिप का है हमारे स्टॉक में इंक्लूड करना है. प्रोवाइड फॉर बैड डेट. प्रोवाइड फॉर बैड डेट मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है एट 5% ऑन डेटर्स. डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10% एंड मोटर कार 20%. सेल्समैन को कमीशन देना है विच इज 10% ऑन टोटल सेल्स. तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से. सी क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000 दिया है. एंट्री क्या पास करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. Closing stock will be credited to trading account and will appear in our balance sheet. Neil withdrew goods of 50,000 during the year. Journal entry. Sir, drawings to purchase 50,000. Drawings. कैपिटल में से माइनस करके शो करेंगे. Drawings to purchase. It is 50,000. Purchase include purchase of furniture. परचेज में फर्नीचर का परचेज इंक्लूडेड है, माइनस कर देंगे. 1 lakh. And this 1 lakh will be added to balance of furniture. ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5,50,000 दिया है, तो इन दैट वी विल ऐड 1 lakh. नेक्स्ट, डेटर्स इंक्लूड 50,000 बैड डेट्स. तो बैड डेट के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? बैड डेट टू डेटर्स. सी डेटर्स कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में? डेटर्स आपको दिया है 10 लाख.
माइनस करेंगे बैड डेट, बैड डेट बीइंग आवर लॉस, ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल। सर प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सी बैड डेट रिजर्व का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मतलब ये बैड डेट के लिए हमने प्रॉफिट में से कोई पैसा अलग नहीं रखा था, तो ये बैड डेट फिर हमें अपने प्रॉफिट में से ही पे करना पड़ेगा ना, बेयर करना पड़ेगा ना। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस होता तो हम बैड डेट क्लोज करके प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करते। फिर सेल्स इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹1,50,000 सेंड टू एनएनएन कंपनी ऑन अप्रूवल, जिसका अप्रूवल नहीं मिला था, तो सबसे पहले ये सेल्स नहीं था, सेल्स में से कैंसिल करेंगे 1,50,000। सेल्स आपको दिया है 41,50,000 माइनस अप्रूवल सेल्स 1,50,000। Same will also be deducted from debtors. सेकेंडली, ये गुड्स हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड करने के लिए दूसरा एंट्री देंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इन्वेंट्री या स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। स्टॉक विद कस्टमर इज ऑफ ₹1,00,000, इन्वेंट्री विद कस्टमर तो हम 1,00,000 पे कॉस्ट पे शो करेंगे। इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 1,00,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% क्रिएट करना है, तो नाउ डेटर्स अकाउंट में बैलेंस 8,00,000 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करने के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करने के लिए एंट्री क्या देंगे, 5% विल बी 40,000। एंट्री देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट क्रिएट करना है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रॉफिट में से इतना पैसा अलग करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे टू दिस प्रोविजन। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10% प्रोवाइड करना है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, पर एनम नहीं दिया है, तो सिंपली 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस, $65,000। मोटर कार 20%, तो मोटर कार का वैल्यू आपको दिया है 48,000। Depreciation at 20% will be 9,600। डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करेंगे टू पीएनएल।
Lastly, salesman is entitled to commission of 10% on total sales. तो सेल्स यहां पे रिटर्न्स भी दिया है, सेल्स रिटर्न आपको दिया है 55,000. तो 39,45,000 is your total sales, total net sales. 39,45,000 पे 10%. Can I say 394,500 is commission payable? 394,500 कमीशन सेल्समैन को देना है. ट्रायल बैलेंस में देखिए, सेल्समैन कमीशन दिया हुआ भी है 78,000. सो 78,000 कमीशन इज पेड. पे कितना करना है? 394,500. of which 78,000 is paid, 3,16,500 of commission is outstanding. कमीशन हम शो करेंगे इन P&L. सेल्समैन कमीशन 78,000 दिया है. आउटस्टैंडिंग कमीशन 3,16,500. And this outstanding commission will appear in our balance sheet. नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस में अब क्या क्या बाकी है? ओपनिंग स्टॉक 5 लाख दिया है. परचेज रिकॉर्ड कर दिया है. परचेज रिटर्न्स, परचेज इज 31 लाख. Purchase return is 45,000. Cash in hand 2,50,000. कैश एट बैंक दिया है 5 लाख. कैपिटल 22,59,200. Rates and taxes 50,000. ड्रॉइंग्स दिया है 45,000. Salaries 95,000. Postage and telegram 1,05,000. Insurance 90,000. That is insurance premium. Printing and stationery 95,500. एडवर्टीजमेंट दिया है, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस.
फर्नीचर मोटर कार हो गया. डिस्काउंट डेबिट, दैट इज डिस्काउंट अलाउड 50,000. And discount credit, that is discount received. It is 75,000. General expenses 65,700. Carriage inward, that is carriage on purchase 10,000. Carriage outward 22,000. Wages, wages आपको दिया है 50,000. Creditors 4 lakh. Gross profit 7,25,000. Five lakh 2,300 is the net loss we are getting.
correct. Please pause and copy.